हेलो एवरीवन। आज हम कर रहे हैं आर्टिकल 20 जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है हमारे फंडामेंटल राइट्स का, गारंटी करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को एंड इट इज़ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो आर्टिकल 20 के अंदर हम पढ़ेंगे एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, डबल जेपार्डी और सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो लेट्स go ahead and understand what Article 20 and what all these mean. So Article 20 is one of the pillars of fundamental rights guaranteed by the Constitution of India. तो ये हमारे को Constitution of India गारंटी करता है Article 20. It mainly deals with the protection of certain rights in case of conviction for offences. बड़ा important है. It protects our rights in case conviction for कोई offense आप करते हैं और आप convicted हो जाते हैं तो Article 20 आपको प्रोटेक्शन दिला सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। व्हेन एन इंडिविजुअल एज वेल एज कॉरपोरेशन, यानी कि कोई इंसान या कोई कंपनी किसी क्राइम के एक्यूज्ड होते हैं, द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 20 सेफगार्ड देयर राइट्स। द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द आर्टिकल 20 इज दैट इट कांट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग एन इमरजेंसी पीरियड। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर इमरजेंसी हो जाती है कंट्री में तब भी आर्टिकल 20 जो है they are applicable and can't be suspended. The article has set certain limitation on the legislative powers of the union and state legislatures. तो हम इसके बारे में और पढ़ते हैं। So Article 20 of the Indian Constitution makes up of 3 clauses. इसके अंदर 3 clauses होते हैं। In a simpler sense, these 3 clauses deal with the issue of unnecessary and rather undesirable actions by legislature, executive and implementing authorities. तो बेसिकली सिंपल वर्ड्स में आप कहिए, ये जो 3 क्लॉज होते हैं ये हमारे को अननेसेसरी परेशान करें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव या इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी, उससे प्रोटेक्ट करता है। द बेसिक क्रक्स ऑफ दिस प्रोविजंस आर फर्स्ट, इट एस्टैब्लिश that no one should be convicted for any offense other than those violating the law in force at the time of the commission of the offense, and also one couldn't be penalized with a greater punishment than what existed at the time of the commission of act. तो मैं आपको ये समझाऊं तो बड़ा easy layman language में, हमारी कंट्री में या मैं कहूँ मैं दिल्ली में आज की डेट में गाड़ी में सीट बेल्ट पहन के चलाना लाजमी है। अगर यही बात 10 साल पहले होती तो ये ज़रूर नहीं था। तो हमको कि 10 साल पहले मैंने सीट बेल्ट पहन के गाड़ी नहीं चलाई, उस केस के लिए मुझे कन्विक्ट नहीं किया जा सकता बिकॉज दैट लॉ डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम। इसके बारे में और डिटेल में हम करेंगे। सेकेंड, नो वन कुड बी कन्विक्टेड एंड पनिश्ड मोर देन वंस फॉर द सेम ऑफेंस इन्वॉल्विंग द सेम सेट ऑफ फैक्ट्स। तो इसका बड़ा ही जीता जागता उदाहरण है। आपको पता होगा कि हम किसी भी क्राइम के लिए, किसी भी ऑफेंस के लिए एक से ज़्यादा बार हमारे को उसकी सज़ा नहीं मिल सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप गाड़ी लेके बाहर निकलते हैं, स्कूटर लेके निकलते हैं बिना हेलमेट के, आपका चालान कट जाता है। चालान कटता है ऑफ नॉट फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल्स। आपका चालान कट गया उसी दिन, उसके अंदर डेट होती है, आप थोड़ा और आगे जाते हैं, आपने हेलमेट फिर भी नहीं पहना होता, तो जो पुलिस वाला है वो आपका चालान दोबारा नहीं काट सकता। इसको डबल जेपार्डी भी कहते हैं। तो नो वन कुड बी कन्विक्टेड एंड पनिश्ड मोर देन वंस फॉर द सेम ऑफेंस इन्वॉल्विंग द सेम सेट ऑफ फैक्ट्स। थर्ड है, नो वन शुड बी कंपेल्ड टू प्रोड्यूस सच एविडेंस एंड इंफॉर्मेशन विच कुड बी यूज्ड अगेंस्ट हिम ड्यूरिंग ट्रायल। सो बेसिकली अगर आपके अगेंस्ट कोई क्राइम आपने किया है तो आपको फोर्स नहीं किया जा सकता कि आप उस क्राइम के बारे में आपने कैसे किया, क्या आपने गलतियां करी, उसके बारे में आप एविडेंस या इंफॉर्मेशन आपको देने पे कोई कंपल्शन नहीं होती है। दिस इज द थर्ड वन विच इज ऑल्सो नोन एज प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन। हम एक एक करके इन सबको भी पढ़ेंगे। सो जो पहला क्लॉज है वो है एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन। ये आपके ऑलमोस्ट हर एक लॉ के सेमेस्टर 1 के एग्जाम्स में आता है, ध्यान से सुनिए। द क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 20 प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल्स अगेंस्ट एक्स पोस्ट facto legislation, which means
no individual can be convicted for actions that were committed before the enactment of law. किसी भी लॉ के एक्ट इन्फोर्स आने से पहले कोई भी मैंने कुछ गलती करी हो तो उसके लिए मुझे कन्विक्शन नहीं किया जा सकता. In other words, when a legislature declares an act to be an offence or provides a penalty for an offence, it can't make the law retroactive. Retro मतलब पुराने टाइम से एक्टिव नहीं कर सकता. So as to prejudicially affect the individuals who have committed such acts prior to the enactment of that law. तो उस लॉ से पहले अगर मैंने कोई गलती करी है, आज हो सकता है बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाना हो, ये मेरा नॉट अलाउड हो, ऑफेंस हो, लेकिन 10 साल पहले नहीं था, तो 10 साल पहले के लिए मुझे कन्विक्ट नहीं किया जा सकता. सो दिस इज एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन. इसमें हमने एग्जाम्पल से समझाया है आपको. एज्यूम दैट अ मैन, भैरव सुरवे, ये एक फिक्टिशियस नाम है, ब्लैक मैजिक की प्रैक्टिस करता है दमनगांव विलेज महाराष्ट्र में, और एक बच्चे को मार देता है, सेक्रीफाइस कर देता है 2012 में. 2013 में लेजिस्लेचर ऑफ महाराष्ट्र एक लॉ पास करता है, महाराष्ट्र प्रिवेंशन एंड इरेडिकेशन ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस एंड अदर इनह्यूमन इविल एंड अघोड़ी प्रैक्टिसेस इन ब्लैक मैजिक एक्ट. इसके अंदर किसी भी बच्चे को मारना या सेक्रीफाइस करना क्राइम हो जाता है. एंड बाय वर्च्यू ऑफ दिस अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, भैरव जो फिक्टिशियस नाम है उसका प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता, उस पर चार्ज नहीं किया जा सकता, बिकॉज एट द टाइम व्हेन ही डिड दैट देयर वाज नो लॉ टू प्रोटेक्ट दिस सेक्रीफाइस. नेक्स्ट क्लॉज आता है डबल जेपार्डी. दैट्स अ क्लॉज 2. द डॉक्ट्राइन ऑफ डबल जेपार्डी which traces back its origin to American jurisprudence of punishment. It means that no person can be prosecuted and punished twice for the same offense in subsequent proceedings. And Article 22, which reads that no one could be convicted and punished more than once for the same offense involving the same set of facts, guarantees against the multiple conviction and double jeopardy. तो एक ही क्राइम के आपको 2 बार सजा नहीं मिल सकती, एक बार सजा मिल गई है, दैट इज इट. सो इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है. इन द केस ऑफ वेंकटा रामन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, Supreme Court of India established that the provision deals exclusively with judicial punishments and provides that no person is prosecuted twice by the judicial authorities. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका कि ये जो है डबल जेपार्डी, ये एक्सक्लूसिवली डील करता है जुडिशियल पनिशमेंट पे, और सेम जुडिशियल अथॉरिटी 2 बार प्रोसिक्यूट ना कर दे उससे प्रोटेक्शन दिलाता है. इसमें मोस्ट क्रूशियल लैंडमार्क जजमेंट आया था मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में. सो बेसिकली ये जो केस मेंशन किया है इसमें मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, यहाँ पे एक पर्सन एक्यूज्ड वाज पोजेसिंग सम अमाउंट ऑफ गोल्ड, उसके पास कुछ गोल्ड था विच वाज अगेंस्ट द लॉ. सो जिस टाइम गोल्ड कॉन्फिस्केट किया कस्टम्स ने, वो कॉन्फिस्केट कर दिया, अपने पास कब्जे में ले लिया. एंड लेटर व्हेन द पर्सन वाज प्रोसिक्यूटेड बिफोर अ क्रिमिनल कोर्ट, उस इंसान को जब क्रिमिनल कोर्ट के आगे पेश किया गया, द कोर्ट वाज कन्फ्रंटेड. तो ये आर्ग्यू किया गया कि इसको डबल जेपार्डी हो रही है. एक तो आपके कस्टम्स वालों ने उसको रोक लिया, उसका गोल्ड कॉन्फिस्केट कर दिया, उस पर मतलब उसको सज़ा दे दी है, लेकिन आप उसको फिर से क्रिमिनल कोर्ट में ले आए, तो गोल्ड रखने की सज़ा एक ही हो सकती है, या तो आप उसका गोल्ड कॉन्फिस्केट नहीं करते या आप उसके अगेंस्ट सब केस नहीं करते. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन यहाँ पे दी कि द डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स दैट इज बाय कस्टम्स अथॉरिटी इन दिस केस डज नॉट अमाउंट टू ट्रायल. तो कस्टम अथॉरिटी ने कोई केस नहीं चलाया था और वो जुडिशियल अथॉरिटी नहीं थी. Thus, the proceeding before the criminal court is not barred, and in this case, the proceeding can go on. तो इसलिए ये केस चल सकता है. So, in a nutshell, departmental proceedings are independent of trial by a judicial court or tribunal.
ये जो तीनों क्लॉज हैं हम एक बार दोबारा देखते हैं. The application of this provision does demand certain conditions to be filled. जो ये डबल जेपार्डी है इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं जो फुलफिल होनी चाहिए तभी ये एप्लीकेबल है. फर्स्ट, दैट द अक्यूज्ड और द पर्सन इन क्वेश्चन मस्ट हैव बीन ट्राइड बाय द कोर्ट, यानी कि उसकी ऑफेंस का कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए था. एंड इट इज़ कंसर्न्ड ओनली विद जुडिशियल प्रोसिक्यूशन एंड प्रोसीडिंग्स, और जुडिशियल जो भी सज़ा मिली है उसके अगेंस्ट ही ये एप्लीकेबल है. सेकेंडली, द कोर्ट ट्राइंग द केस मस्ट बी कॉम्पिटेंट, दैट इट शुड एक्ट अंडर कॉम्पिटेंट jurisdiction and shouldn't exercise its power. Third, the previous proceeding must have ended. पुरानी जो प्रोसीडिंग है वो ख़त्म हो चुकी होनी चाहिए, या तो सज़ा मिलनी चाहिए या उसको छोड़ दिया जाना चाहिए. एंड इफ इट ended merely after inquiry, such cases are not covered under the ambit of section 300 of CRPC. Fourthly, the previous conviction acquittal must be enforced and should not have been set aside by appeal or retrial, मतलब कि उसके ऊपर अपील करके या रीट्रायल करके उसको हटाया नहीं जा रहा. This is an essential condition because in absence of, let's say, previous conviction, there will be no bar for the second prosecution. And lastly, in the subsequent trial, he or she must be tried for the same offense and on the same facts for any other offense which is having a different charge. तो ये सारी कंडीशन है डबल जेपार्डी के लिए फुलफिल करनी चाहिए तभी ये एप्लीकेबल होता है. ये लास्ट क्लॉज आ गया है, प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन. मतलब आप अपने क्राइम के लिए आपको फोर्स नहीं किया जा सकता कि आप गवाही दें या एविडेंस दें. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है विच प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम अ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस which is prohibition against self-incrimination. It is provided in Constitution of India Part 3 under Article 23. It describes that no one could be forced to utter and provide such information or evidence orally or by documentary means which could be used against himself during the further trial procedure. कि ट्रायल प्रोसीजर में आप जिसके अगेंस्ट आपका केस है उससे फोर्स करके या उसको बोल के अपने आगे उसके अपने खुद क्राइम भी किया है और वो उस क्राइम के लिए उसका एविडेंस भी आपको दे, या आप फोर्स नहीं कर सकते. इन शॉर्ट, नो इंडिविजुअल कैन बी फोर्स्ड टू एक्यूज हिमसेल्फ. The term witness includes both oral and documentary evidence as held in MP Sharma vs Satish Chandra. As held in the same case, however, there is no restriction where a search for document or seizures is being done by the authorities. तो अगर कोई मान लीजिए इनकम टैक्स का छापा पड़ता है, तो मैं इनकम टैक्स का चार्ज है कि ये मेरे पास ज़रूरत से ज़्यादा इनकम है, तो मेरे से पूछ के भैया एविडेंस दो कहाँ पे लिखा, मुझसे वो नहीं ले सकते. लेकिन अगर उनके पास सर्च वारंट है और वो सर्च करते हैं, उनको एविडेंस मिल जाता है, वो एप्लीकेबल होता है. However, the information and evidence produced voluntarily by the accused are permissible. हाँ, अगर मर्जी से कोई अपने क्राइम के एविडेंस या बोलता है, that is permissible, but not on force or by asking. So I hope आपको ये तीनों क्लॉज अच्छे से समझ में आ गए होंगे and is going to help you in your exams and studies. Thank you students for watching my videos. It really helps me, and motivates me for my studies and also helping other students. So ये हमने अभी पढ़ रहे हैं सेल्फ इंक्रिमेशन. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें और भी हैं. दिस इम्यूनिटी इज़ ओनली लिमिटेड टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, यानी कि क्रिमिनल जो प्रोसीडिंग्स होते हैं उसी में आप अपने अगेंस्ट एविडेंस देने से आपके पास राइट है कि आप ना दें, बट इट कैन बी फॉर सिविल, एप्लीकेबल नहीं है. Article can be rightfully used as an anchor only by those accused for an offence and against whom an FIR has been lodged. तो ये समरी हम कर लेते हैं आर्टिकल 20 की तीनों चीज़. No person shall be convicted of any offence except for violation of a law in force at the time of commission of the act charged as an offence, nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the offence. ये हो गया आपका protection from ex post facto law. No person shall be prosecuted and punished for the same offence more than once. ये हो गया protection from double jeopardy. No person
accused of any offense shall be compelled to be a witness against himself. ये हो गया protection from self incrimination. Thank you so much for watching this video. I wish you all the success. And please do like, subscribe and share if you are enjoying my videos. Thank you for watching.